तो सारे डीसी मोटर के पार्ट खुले हुए हैं आपके पास, है ना। ये मोटर है तो इसकी ये वाली पूरी बॉडी कहलाएगी टर्मिनल बॉक्स हो गया, जहाँ पे कनेक्शन अंदर के आ रखे हैं तो टर्मिनल बॉक्स तो सभी मोटरों में ऊपर ही होते हैं। आगे आ जाओ, तो ये मोटर की बॉडी जो होती है ना, ये वाली जैसे ये छोटी मोटर हो गई तो ये इसकी बॉडी है, किसकी बनी होती है तो कास्ट आयरन की बनी होती है, डल अलॉय की बनी होती है। बड़ी मोटर हो तो किसकी बनी होती है, एमएस या माइल्ड स्टील की बनी होती है, मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, ये इसी का भाग है तो इसको आर्मेचर बोलते हैं, जिसके ऊपर अभी वाइंडिंग नहीं कर रखी है, स्लोट होते हैं, और ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ इस भाग को क्या बोलते हैं तो कम्यूटेटर, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है अपने पास, जो हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। तो जहाँ पे आगे इसके जो वाइंडिंग करने के बाद जो कनेक्शन आएंगे ना, यहाँ पे जो सोल्डरिंग की हुई होगी उसको आप क्या बोलते हो तो राइजर बोलते हैं। इस भाग राइजर हो गया, और ये कम्यूटेटर हो गया जो हार्ड ड्रॉन कॉपर का या कठोर कशित तांबा का बना होता है। ठीक है, इसके बाद ये फैन है जो कूलिंग का काम करता है, अंदर मोटर को हीट से बचाने के लिए कूलिंग का काम करता है। ठीक है, अब देखो इधर पूरा देखो, इस पूरी भाग को ही आर्मेचर बोलते हैं, जिस पर वाइंडिंग हो रखी होती है ना अंदर, वो आर्मेचर होता है। डीसी में घूमने वाला भाग आर्मेचर ही होता है। ठीक है, ये जो भाग है ना, इसको सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ, अंदर जो भाग है ना, इन कटे हुए भाग को स्लोट बोलते हैं, जिसके अंदर वाइंडिंग होती है उसको स्लोट बोलते हैं। अच्छा, जहाँ वाइंडिंग करते हो तो फिर इसके अंदर माइका ही भरा होता है, माइका की शीट होती है ना। ठीक है, माइका भी होता है लेकिन पीवीसी है अभी इसके अंदर, तो पीवीसी की शीट लेके वाइंडिंग कर रखी होती है, क्योंकि इसको पूरे को अलग रखना ना, क्योंकि अर्थ नहीं हो इसलिए, वरना अर्थ हो जाएगा तो फिर करंट के झटके लग जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। अब इधर जो फिर वही बात है, ये सारे इसके कनेक्शन होके आगे आ रहे हैं, जहाँ पे वाइंडिंग हुई, सोल्डरिंग हो गया, वाइंडिंग की सोल्डरिंग हो रही है, उस भाग को राइजर बोलते हैं। फिर ये कम्यूटेटर आ गया, ठीक है ना, जिसके ऊपर कार्बन ब्रश स्थापित किए जाते हैं, जो सप्लाई लेने और देने के काम में आते हैं, है ना। अगर जनित्र है तो सप्लाई लेने के लिए काम आता है, और मोटर है तो सप्लाई देने के लिए काम आता है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये फैन वही जो कूलिंग का काम करता है, पूरी साफ्ट हो गई। ठीक है ना, दोनों तरफ दो बियरिंग लगे हुए होते हैं जो शाफ्ट को स्वतंत्रतापूर्वक घुमाते हैं। ये दोनों तरफ दो बियरिंग लगे हुए। ठीक है, अंदर वाले और पार्ट की बात करें तो ये देखो, यहाँ पे ये भाग होता है ना, इसको पोल शू कहा जाता है, जो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। क्या बोलते हैं इसको, पोल शू, जिसके ऊपर वाइंडिंग की होती है ना, स्टेटर वाइंडिंग, जो स्थिर रहने वाला भाग है, स्टेटर वाइंडिंग इसी पे की जाती है। तो ये पोल शू है अपने पास। आगे आ जाओ, वो रोकर आपने देना मुझे प्लेट, ये रही, इधर देखो, ये थोड़ी काम की चीज़ है, इसको ज़्यादा पढ़ो क्योंकि इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्या क्या है तो इस पूरी प्लेट को आप रोकर आर्म बोलते हो, क्या, भुजा आर्म, जिसके अंदर ब्रश होल्डर और कार्बन ब्रश लगे होते हैं। इसके साथ ही स्प्रिंग भी लगी होती है, क्योंकि स्प्रिंग एक बराबर तनन सामर्थ्य रखती है, दबाव बनाए रखती है, जिसका मान भी फिक्स होता है अपने पास, है ना। कार्बन ब्रश हैं जो कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं। ठीक है ना, छोटी मशीनों में कार्बन ब्रश कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होगी तो उस पर किसके बने होंगे, कार्बन के, कॉपर के, मेटल के बने होंगे ना, बाकी घिस जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर ग्रेफाइट को मिलाया जाता है क्योंकि स्वे लुब्रिकेंट होते हैं, यानी कि इसके अंदर ये ऑयलिंग का काम करता है, चिकनास का, ताकि ये स्वयं घिस जाए और कम्यूटेटर को ना घिसने दे, इसको नहीं घिसने देगा, ये स्वयं घिस जाता है। ये ग्रेफाइट का काम होता है, स्वे लुब्रिकेंट का। ठीक है, आगे और सुनो। अब इसके अंदर रोकर आर्म हो गया ना। ठीक है, ये GNA सेट करने के लिए भी काम में आता है ना। कभी कभी मोटरों में क्या आर्मेचर रिएक्शन होता है ना, तो उसके कारण MNA GNA खिसक जाते हैं। तो MNA को वापस सेट करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली इसके दोनों तरफ एक मिलीवोल्ट मीटर लगाते हैं, और मिलीवोल्ट लगाने के बाद में उसको 0 पे सेट कर देते हैं। जहाँ वो 0 रीडिंग पॉइंटर दिखाता है ना, इसका मतलब ये MNA पे सेट हो गया। ठीक है, बस यही काम DC मोटर के बेसिक बात यही होगी, सारे अपने पास बेसिक पार्ट ये सारे अपने पास। ठीक है, इसके अंदर और थोड़ा सा देखो तो देखो इधर ये बड़ी मोटर है जिसके अंदर अभी वाइंडिंग कर रखी है ना। ये पोल शू पे जो वाइंडिंग कर रखी है ना, इसी से पोल बनते हैं अंदर, है ना, इसी से पोल बने। सीरीज वाइंडिंग, तो सीरीज वाइंडिंग इधर आ जाएगी, और ये शंट वाइंडिंग, क्योंकि इसके ऊपर देखो 6 टर्मिनल है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जिसमें 6 टर्मिनल होते हैं ना, वो कंपाउंड मोटर होती है, 2 आर्मेचर के, 2 सीरीज फील्ड के और 2 शंट फील्ड के। ठीक है ना, तो ऐसे करके 6 आ गए। फिर अपन जैसे अपनी रिक्वायरमेंट है वैसे कॉमन करके इसको बना सकते हैं, है ना, कॉमन करके कनेक्शन दे देंगे। ठीक है, अब इसका जो अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जैसे सप्लाई देंगे अपन और आर्मेचर घूमेगा, अब अगर
इसी को जनित्र या मोटर दोनों ही बना सकते हो आप। कैसे बना सकते हो? मान लो अगर इसके अंदर आपने आर्मेचर को रख दिया, धारावाही चालक को, और सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर एक बल कार्य करेगा। मोटर है तो सप्लाई दोगे, तो चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण इसमें एक बल काम करेगा जो घूमेगा। तो धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में जब घूमेगा ना, तो चुंबकीय खिंचाव का बल लगता है कुल मिलाकर, तो इस कारण ये मोटर रोटेटिंग हो जाती है। फिर इसके बाद में इसका भी फ्लक्स बनता है, तो छेदन होगा तो फिर भी एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। बाद में जाके मोटर में भी एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जो दिए गए वोल्टेज का ही विरोध करेगा, तो वो भी एक ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे करके ये बेसिक पार्ट अपने पास यही होते हैं, बाकी थोड़ी और भी डीपली ज़्यादा होती है इसकी ना। ठीक है, करो इसको बंद कर दो भैया। जीव लाई मान बंद कर दो।